नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन इससे पहले सुर्खियां। फर्जी तरीके से मदरसा चलाने में प्रतापगढ़ नंबर 1, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली बात। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी गिरफ्तार, करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। जयंत चौधरी की चिट्ठी का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिया जवाब। अयोध्या में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए 16 मरीज, प्रशासन हुआ सतर्क। खेत में शौच के लिए गई थी युवती की धारदार हथियार से की गई हत्या, पिता ने इस बात का जताया गहरा दुख। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ में मदरसों को लेकर हुए सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य खुलकर सामने आए हैं। यूपी सरकार के निर्देश पर जब यहां मदरसों का सर्वे किया गया तो पता लगाया गया कि प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 49 बिना मान्यता प्राप्त मदरसे धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। प्रयागराज मंडल में प्रतापगढ़ इस मामले में टॉप पर रहा है और सरकार ने 12 बिंदुओं पर मदरसों की जांच का निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जांच टीमों का गठन किया और ये टीम महीने तक गांव-गांव खाक छानती रही और मदरसों की हकीकत खंगालने में जुटी रही। और जांच का मुख्य बिंदु बिना मान्यता के संचालित मदरसों की फंडिंग का स्रोत खंगालना था, क्योंकि अक्सर मदरसों पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। और जांच के बाद सदर तहसील में 16 और रानीगंज में 29, पट्टी में 16, कुंड में 13 और लालगंज तहसील में 15 मदरसे ऐसे पाए गए जो बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ मदरसों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मान्यता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मान्यता देने पर रोक लगा दी गई है। और ये मदरसे इस आस में संचालित किए जा रहे हैं कि देर सवेर शायद इनको मान्यता मिल जाए। और अल्पसंख्यक अधिकारी एसएन तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित बिंदुओं के आधार पर मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जिले में 160 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसके अलावा 49 मदरसे बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। ये मदरसे चंदे और फीस द्वारा संचालित होते हैं। इनमें कई मदरसे तो ऐसे हैं जो फीस नहीं लेते, सिर्फ चंदे के सबूत और बूते संचालित हो रहे हैं और इनके पास संस्थान के नाम से जमीन और भवन भी है। तमाम मदरसे मान्यता तो लेना चाहते हैं, लेकिन मान्यता पर रोक लगा के चलते इन्हें मान्यता नहीं मिल सकी है। तो वहीं कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मान्यता नहीं लेना चाहते। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने अब्बास अंसारी की कथित गिरफ्तारी नाटकीय अंदाज में की है। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले अब्बास अंसारी तकरीबन 9 घंटे तक ईडी की कस्टडी में थे और गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की है। विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है और अब्बास अंसारी की कथित गिरफ्तारी के बाद अब ईडी मुख्तार अंसारी के परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को भी जल्द ही हिरासत में लेकर उन पर कानूनी शिकंजा कस सकती है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही विधायक अब्बास अंसारी और उनकी मां अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। अभी तक ईडी ने गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। और बता दें कि ईडी को इस बात की आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास और अशवा अंसारी गिरफ्तार से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। और बता दें कि ईडी ने अब्बास अंसारी को भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन उसके ड्राइवर रवि कुमार शर्मा को 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। हालांकि इससे पहले मई महीने में भी अब्बास अंसारी से पूछताछ कर चुकी थी और ईडी की टीम 2 गाड़ियों के साथ अब्बास अंसारी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को जवाबी पत्र लिखकर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आजम खान के मामले में त्वरित न्याय की मंशा पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष का यह पत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। हालांकि इस संदर्भ में महाना के से बात
नहीं हो सकी है, लेकिन विधानसभा सूत्रों ने पत्र की पुष्टि की है। चौधरी ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त किए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनके त्वरित न्याय की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या सत्ताधारी दल और विपक्षी के विधायक के लिए कानून की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है क्या। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि जयंत चौधरी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को 29 अक्टूबर को लिखे पत्र की प्रति मंगलवार को रालोद ने मीडिया के लिए जारी किया था और शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए सामने आए पत्र में महाना ने जयंत चौधरी को जवाब दिया। अध्यक्ष के स्तर पर मेरे द्वारा किसी सदस्य को न्यायालय द्वारा दंडित करने की स्थिति में सदस्यता रद्द किए जाने का निर्णय लिया जाता है। पत्र में उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक याचिका पर जुलाई 2013 में आए फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि सदन के किसी सदस्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के अंतर्गत किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर उसकी सदस्यता निर्णय के दिनांक से स्वतः समाप्त मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह भी अध्यादेशित की गया है कि लोक प्रतिनिधित्व 1991 की धारा 8(4) के अंतर्गत अपील करने के आधार पर ऐसे सदस्य को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष की इस विषय में कोई भूमिका नहीं है। अयोध्या जनपद में डेंगू का प्रकोप तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही यहां डेंगू के 16 मरीज को भर्ती कराया गया है। डेंगू के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी के मुताबिक लगातार डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। दवाएं पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं और जिला अस्पताल और सीएचसी के 10-10 बेड डेंगू मरीज के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीजों ने अस्पताल से साफ सफाई को लेकर सवाल उठाए हैं। अयोध्या में जिला अस्पताल की बात करें तो यहां पर अब तक डेंगू के 16 मरीज भर्ती किए गए हैं और इन मरीजों को इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में कुल 111 मरीज भर्ती हैं, लेकिन ये सरकारी अस्पतालों में गंदगी और अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। बता दें कि जब टीम जिला अस्पताल में डेंगू मरीज के तीमारदारों से बात करने के लिए पहुंची तो उन्होंने यहां साफ सफाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई नहीं मिल रही है। स्टाफ को जब सफाई के लिए कहा जाता है तब वो आकर सफाई करते हैं। यहाँ पर शौचालय भी गंदा पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर अस्पताल में भी सुरक्षा नहीं होगी तो डेंगू फैलने का काफी खतरा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुबग्गा इलाके में एक युवती की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवती का शव खून से लथपथ खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और शव के पास खून से सना हुआ एक चाकू भी बरामद होने की सूचना मिली है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों को काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह घटना लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक 18 साल की युवती खेत में शौच के लिए गई हुई थी। इसी दौरान कातिलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। और बता दें कि काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटी तब परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने काफी उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीण इस मामले में रेप की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। बता दें कि हत्या की खबर मिलते ही घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इस दौरान ग्रामीणों में बेहद आक्रोश भी देखने को मिला। मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है फिलहाल, और इस मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि और प्राप्त जानकारी से पता चल रहा है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। घटना में इस्तेमाल किए गए हसिया को भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि इस हसिया से युवती के गले को रेत किया गया था और मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है फिलहाल। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैटर्स को।
Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास. The Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में बीते 3 दिनों से लापता एक युवती का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को निकालकर युवती की शिनाख्त कार्रवाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई अन्य गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। घटना के बाद से 3 आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को आशंका है कि लड़की के भाइयों ने जमीन जायदाद की वजह से उसे मौत के घाट उतारकर शव तालाब में फेंक दिया। घटना रेउआ थाना क्षेत्र के रेउता गांव के अंबेडकर नगर की बताई जा रही है। यहां के निवासी शाहबुद्दीन की 20 वर्षीय पुत्र अफसार 31 अक्टूबर की रात अपने घर में कमरे में सोने गई हुई थी, लेकिन सुबह देर तक वो नहीं उठी तो परिवार वालों ने कमरे का ताला तोड़कर देखा तो वो अपने कमरे में से गायब थी। मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों ने युवती के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। बगैर ही उसकी तलाश करते रहे और अक्कल गांव के दक्षिण तालाब में युवती की जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। बता दें कि स्थानीय ग्रामीण ने पुलिस की मदद से शव को बाहर निकलवाया और उसकी शिनाख्त करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक युवती के शव पर चोटों के निशान नहीं पाए गए हैं, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थानीय और स्थिति साफ हो सकेगी। मृतका के भाई असलम ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही मुकीम से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी शिकायत एक बार उसके घर पर भी की जा चुकी है। आरोप है कि मुकीम ने इसके चलते अपने दोस्तों मुबारक और सज्जन के साथ युवती की हत्या कर दी और उसका शव तालाब में फेंक दिया। कानपुर में मानव तस्करी से जुड़े एक मामला सामने आया है। यहां 6 महीने पहले नौकरी की तलाश में घूम रहे नौबस्ता रविंद्र नगर निवासी सुरेश मांझी को उसके परिचित विजय ने झांसा देकर बंधक बना लिया। आरोप है कि इसके बाद झकरकट्टी पुल के नीचे एक कमरे में आरोपी ने सुरेश को पीटा कि उसके हाथ पैर के पंजे टूट गए और यही नहीं, आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा कर दिया गया। शरीर के कई जगह से दागा कर दिया गया और फिर उसे दिल्ली के नाकलोई में एक भिखारी गैंग के लीडर राज को 70,000 रुपए में बेच दिया गया। इतनी यातनाओं से जब सुरेश की तबीयत खराब हुई तो गैंग लीडर ने 2 महीने पहले उस आरोपी विजय के साथ वापस कानपुर भेजा था और तब उसे आरोपी शहर में भूखा प्यासा रहकर उसे भीख मंगवा रहा था। वहीं रविवार को बता दें कि केदवई नगर चौराहे पर राहगीर की मदद से सुरेश नौबस्ता स्थित अपने घर पहुंच गया और अपने छोटे भाई को कई दिन बाद सामने देखा। दोनों भाई रमेश और प्रवेश ने उसे गले लगा लिया और बता दें कि क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत शुक्ला को जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने नौबस्ता थाने में हंगामा कर दिया और परिजनों से तहरीर दिलवाई। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड की माने तो मछुरिया गुलाबी बिल्डिंग निवासी विजय, दिल्ली निवासी राज और एक महिला एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के लिए टीम भी बनाई गई है। भिखारी गैंग के शिकार बने नौबस्ता निवासी सुरेश मांझी पर हुए जुल्म और यातनाओं की दास्तां जिनसे सुनी भी जाना मुश्किल सा साबित हो रहा है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी सांसद रीता जोशी समेत 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभीश कुमार श्रीवास्तव ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का समय समाप्त होने के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में सभी दोषियों को 6 महीने की प्रोबेशन पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया। जोशी के अलावा अन्य दोषियों में मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव, श्रीवास्तव मौजूद हैं। अदालत ने जोशी और अन्य दोषियों को प्रोबेशन समय के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 20-20 हजार रुपए के 2 जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने सभी दोषियों को अगले 30 दिनों के भीतर प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। 6 महीने की अवधि की गणना प्रोबेशन अधिकारी के सामने दोषियों के पेश होने की तारीख से की जाएगी। आदेश की एक प्रति प्रोबेशन अधिकारी
को देते हुए अदालत ने दोषियों को चेतावनी दी है। यदि वो निर्धारित समय के भीतर प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें फिर से अदालत में तलब कर दंड के प्रश्न पर सुनवाई की जाएगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर की जांच के लिए हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग की गई है और इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को नोटिस भी जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 नवंबर तय की गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण कराए जाने से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले एएसआई के डायरेक्टर जनरल का हल्फनामा दाखिल नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। साथ ही केंद्र सरकार के कल्चरल डेवलपमेंट पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया हुआ था। बता दें, पहले इसी साल अक्टूबर में ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने के अनुरोध वाली याचिका को वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बराबर में स्थित है और वाराणसी की अदालत में चल रहे इस मुकदमे से उन दावों को फिर से बल मिलने लगता है और मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर मंदिर के एक हिस्से को गिराकर उसकी जगह मस्जिद बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में सास को कार से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले 25,000 के इनामी दामाद को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि पिछले लंबे समय से पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और लेकिन कातिल दामाद पुलिस को चकमा देकर बार बार मौके से फरार हो जाता था और इस बार सर्विलांस की मदद से इज्जत नगर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसे पकड़ने में 1.25 महीने का समय लगा। दरअसल प्रेमनगर के चाहवाई निवासी मनी सक्सेना का अपने पति मनमोहन से लंबे समय से विवाद चल रहा था। मनी ने अपने पति पर कई मुकदमे भी दर्ज कराए थे। इसके बाद मनमोहन अपनी सास और पत्नी से दुश्मनी मानने लगा था। 25 सितंबर को उसकी पत्नी को इज्जतनगर थाने बुलाया गया था, जिस पर दोनों पक्ष थाने पहुंचे हुए थे। थाने में लौटते वक्त इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित फ्लाईओवर पर मनमोहन सिंह ने अपने ससुर की बाइक पर टक्कर मार दी और इस बाइक पर पीछे बैठी उनकी पत्नी नीलम सक्सेना टायर में फंस गई और गंभीर आने के कारण उसकी मौत हो गई। बता दें, वहीं नीलम का बेटा और पति घायल हो गए। इस मामले में इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अध्यक्ष चंद्रकांत मीणा ने बताया कि 25 सितंबर को मनमोहन ने अपनी सास को कार से कुचलकर मार दिया था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। इज्जतनगर पुलिस ने उसे बैरियर 2 के पास से गिरफ्तार किया है और उसका अपने ससुराल से विवाद चल रहा था। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के
में आपका स्वागत करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से हर कोई परेशान है, लेकिन इसका असर बच्चों पर ज्यादा हो सकता है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये व्यवस्था फिलहाल 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला निरीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों से कहा गया है कि अगर संभव हो सके तो 9वीं और 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कर दी जाए। आदेश में बाहरी गतिविधियां जैसे खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिंह ने कहा है कि स्कूलों को 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया जाता है और उनसे संभव होने पर 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से कराने को कहा गया है। नोएडा से सटे दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को लेकर फैसला कर दिया गया है। बता दें, स्कूलों दिल्ली में भी यही हाल बना हुआ है प्रदूषण का, और इसको लेकर भी यह फैसला सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के दौरान गुरुवार की सुबह 7 बजे से ही वोटिंग भी जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगा दिए। इस दौरान सपा ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो ट्वीट कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सपा ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी के कठपुतली बनकर काम कर रहा प्रशासन गोला गोकर्णनाथ के लालापुर में सपा के एजेंट को पूर्व विधायक के नतीजे आशुतोष गिरी ने पोलिंग बूथ से भगाया। बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में होने के बावजूद चुनाव में कर रहे सहायता संज्ञान में ले चुनाव आयोग। सपा ने ट्वीट के जरिए केवल बीजेपी पर आरोप लगाया, बल्कि पोलिंग बूथ से एजेंट को भगाने की भी बात कही। वहीं चुनाव आयोग से जल्द इस मामले के संज्ञान में लेने की अपील की है। और इसमें कुछ देर पहले सपा ने ट्वीट कर लिखा कि गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में मतदान के दौरान मोहम्मदी विधानसभा से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह सिकंदराबाद की बूथ संख्या 333, 34, 35, 36, 37 पर घूम घूम कर मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और कृपया मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने में चुनाव आयोग करे जल्दी। त्योहारों के दौरान यूपी के कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं त्योहारों के बाद एक बार फिर से कीमतों में कटौती कर दी गई है। बता दें, दरअसल रेलवे स्टेशन और रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के कारण प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाकर 50 रुपए कर दी थी, लेकिन अब यूपी के 14 रेलवे स्टेशन पर फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए हो गई है। उत्तर रेलवे द्वारा गुरुवार देर रात इस संबंध में जानकारी दी गई है। सीनियर डीएम रेखा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 14 रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की दरें घटाकर 10 रुपए कर दी गई है। दीपावली और छठ पूजा के कारण कीमतें बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई थी, जब कम हो गई है। उन्होंने बताया लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अयोध्या जंक्शन, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर जंक्शन, रायबरेली, जंघई, प्रतापगढ़ और उन्नाव जंक्शन पर टिकट सस्ते हुए हैं। दरअसल दीपावली और छठ के कारण रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जुट रही थी, जिसके बाद रेलवे ने टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। तब रेलवे ने यूपी के इन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए थे, जिसकी जानकारी उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा दी गई थी। गाजियाबाद नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह सरकारी विभागों के कार्यालय द्वारा 20 करोड़ का भुगतान नहीं करना भी माना जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय भी शामिल बताए जा रहे हैं। फंड की कमी के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि विभागों द्वारा टैक्स जमा करने से फंड की कमी की समस्या सुलझ सकती है। कई साल से इन विभागों ने निगम के टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया है। विद्युत निगम में सबसे बड़ा बकायेदार है, जिनमें से 7 से अधिक रकम का टैक्स जमा नहीं कराया गया। सरकारी विभागों में एयरफोर्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिशियन और एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, कोर्ट भवन, सीबीआई अकेडमी और भी दूसरे विभाग इसमें आते हैं और इन सभी को हर साल नोटिस जारी भी कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं किया जाता। हाउस टैक्स नहीं जमा कराने वालों से कहा जाता है कि उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, लेकिन नगर निगम केंद्र राज्य सरकार के विभागों पर यह कार्रवाई नहीं कर पा रहा। और इस मामले में नगर निगम टैक्स अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि विभागों को लगातार चिट्ठी लिखी जाती है। फिलहाल अभी कई ऐसे विभाग हैं जिन पर नगर निगम का बकाया है। जिला अधिकारी कार्यालय पर भी बकाया है, उन्होंने कुछ भुगतान जमा करा दिया गया है, लेकिन एसएसपी कार्यालय का भी अभी बकाया बाकी है और उन्होंने नोटिस जारी कर कहा है कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा है कि नगर निगम में फंड की कमी के चलते विकास कार्य रुक जाते हैं फिलहाल।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि दरअसल स्पोर्ट्स सिटी चौकी के पास पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई। इसके साथ ही पुलिस ने लूटी हुई कार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही बदमाशों के पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया। बता दें कि बदमाशों ने 26 अक्टूबर को फरीदाबाद से कार बुक की थी, जिसके बाद वो सिकंदराबाद रोड पर ड्राइवर को बांधकर कार लूटकर फरार हो गए थे। तभी ये थाना दानकौर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। दरअसल ये मामला ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी यमुना एक्सप्रेसवे दानकौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना दानकौर पुलिस बिजली पावर हाउस के पास चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही संदिग्ध कार को रुकवाने के लिए इशारा कर दिया गया, जिस पर कार सवार बदमाशों ने कार को तेजी से चलाते हुए भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के पीछे करने पर खुद को घिरा हुआ देखकर कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने आत्मसात के फायरिंग करते हुए 2 बदमाश बबलू और अनुज घायल हो गए। बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, 2 खोखा, जिंदा कारतूस और लूट की कार बरामद की गई है। बदमाशों के एक साथी नितिन को काबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। बदमाशों ने 26 अक्टूबर को फरीदाबाद से कार बुक की थी, जिसके बाद वो सिकंदराबाद रोड पर ड्राइवर को बंधक बनाकर कार लूट कर फरार हो गए थे। तभी से थाना दानकौर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।